अरे ये तो किसी इंसान की बच्ची है। लगता है कोई निर्दयी रवश यहाँ पर अपनी बेटी छोड़कर चला गया है। अरे अरे चुप हो जाओ बच्ची, चुप हो जाओ, रोना बंद करो। मैं हूँ ना, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरा नाम रानी है और मैं ही अब से तुम्हारा ख्याल रखूंगी। चलो आ जाओ, आ जाओ। रानीपुर गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में बानो नाम की औरत बैठी थी। या अल्लाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बेटी दे दी। मैं हमेशा से अपने लिए एक पुत्री की प्रार्थना करती थी और आज आपने मेरी सुन ली। इतने में बानो की सास और उसका पति अमन वहाँ आ जाते हैं। बहू, जल्दी से बता, तेरे यहाँ बेटा हुआ है या बेटी? सासू माँ, ये देखिए हमारे घर लक्ष्मी आई है, मुझे बेटी हुई है। सुनिए जी, आप भी देखिए ना, कितनी सुंदर है हमारी बेटी। क्या ये क्या कह रही है तू बहू? ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हमारे परिवार में आज तक किसी की भी पहली संतान बेटी नहीं हुई। अगर किसी की यहाँ बेटी हो जाए तो उस परिवार का विनाश हो जाता है। अमन, तुझे आज ही तुरंत इस बच्ची को जान से मारना होगा, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं इस बच्ची की हत्या कर दूंगा। आप निश्चिंत रहें, अपने परिवार पर मैं कोई संकट नहीं आने दूंगा माँ। नहीं नहीं, ये आप दोनों कैसे बातें कर रहे हैं? ये बेटी आपका अपना खून है जी, आप अपनी संतान की हत्या कैसे कर सकते हैं? देखे तो जरा कि कितनी भोली है, अभी तो इसने ठीक से आंखें भी नहीं खोली। मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय मत करे जी। अपनी बकवास बंद करते बहू, एक बेटी ही तो है, तो फिर से बच्चा पैदा कर लेना और इस बच्ची को तो मरना ही होगा। अमन, मेरा मुंह क्या देख रहा है तू? जा इस बच्ची को जंगल के पास वाली नदी में फेंक दे। ऐसा मत करे जी, मैं विनती करती हूँ, मेरी बेटी को मत मारे मेरी बेटी को। बानो अपनी बेटी की जान बचाने की बहुत कोशिश करती है और अमन उस बच्ची को उठाकर नदी की ओर चल पड़ता है। जो ही वो नदी के पास पहुंचा तो उसके पास ही जंगल से किसी शेर की खौफनाक आवाज आने लगती है। बाप रे बाप, ये तो शेर की आवाज लग रही है। अगर वो यहाँ आ गया तो मुझे भी खा जाएगा। ऐसा करता हूँ, इस बच्ची को यहीं छोड़ जाता हूँ। वैसे भी ये बच्ची डूब कर मरे या शेर इसको खा जाए, मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अमन इतना कहते ही अपनी बेटी को नदी से कुछ दूर जमीन पर छोड़कर भाग जाता है। वो बच्ची भूख के कारण रोने लगती है। इतने में ही एक गाय जो कि नदी से पानी पी रही थी, अरे ये रोने की आवाज किसकी है? जाकर देखती हूँ। अरे ये तो किसी इंसान की बच्ची है। लगता है कोई निर्दयी रवश यहाँ पर अपनी बेटी छोड़कर चला गया है। पर अगर लोगों को संतान चाहिए ही नहीं होती तो वो इन मासूमों को पैदा ही क्यों करते हैं? अरे अरे चुप हो जाओ बच्ची, चुप हो जाओ, रोना बंद करो। मैं हूँ ना, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरा नाम रानी है और मैं ही अब से तुम्हारा ख्याल रखूंगी। चलो आ जाओ, आ जाओ। वो गाय उस बच्चे को उठाकर एक झोपड़ी में ले जाती है, पर उसे रोता हुआ देखकर वो चिंतित हो जाती है। अरे अब क्या करूं? ये बच्ची तो रो रो कर अपनी हालत खराब कर लेगी। लगता है इसे भूख लग रही है। हाँ, ऐसा करती हूँ, जो दूध मैंने सुबह बाल्टी में जमा किया था वो इस बच्ची को पिला देती हूँ। फिर रानी उस बच्ची को वो दूध पिलाती है और वो बच्ची दूध पीते ही शांति से सो जाती है। इसके बाद रानी उस बच्ची का पालन पोषण माँ बनकर बहुत ही अच्छे से करती है। रानी ने उस बच्ची का नाम तारा रख दिया था। एक दिन, अरे तारा, तू कहाँ जा रही है मेरी बेटी? सुनने में आया है कि तेज बारिश होने वाली है। ऐसे में आपके लिए घास लाना कठिन होगा, तो मैं तुरंत जंगल से कुछ घास ले आती हूँ। अरे पगली, तू क्यों जा रही है? मैं खुद चली जाती हूँ। तुझे पता है जंगल में कितने खौफनाक जानवर होते हैं। मैं तुझे ऐसे अकेले जाने नहीं दे सकती।
माँ, आपकी तबीयत कल से ठीक नहीं थी। वैसे भी बचपन से आप ही तो मेरा ख्याल रखती आई है, परंतु अब मैं 20 वर्ष की हो गई हूँ। मेरा कर्तव्य है कि आपका ख्याल रखूं। तारा, मेरी बेटी, मैं मानती हूँ कि मैं तेरी सगी माँ नहीं हूँ, पर फिर भी तू मेरी सगी बेटी जैसी ही है, और बेटियाँ तो हमेशा अपनी माँ के लिए छोटी ही रहती है। नहीं माँ, आप ही मेरी माँ हो, क्योंकि जिन्होंने मुझे पैदा किया उन्होंने मुझे नदी के पास मरने के लिए फेंक दिया था, और आपने अकेले मेहनत करके मेरा पालन पोषण किया। इसीलिए अब मेरा कर्तव्य है कि आपके खाने की व्यवस्था मैं स्वयं जाकर करूँ। ठीक है तारा, जैसे तेरी इच्छा। ठीक है माँ, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। और फिर तारा ये कहकर जंगल की ओर चली जाती है और वहाँ से थोड़ी सी घास उठाने के बाद सोचने लगती है, ऐसा करती हूँ, कुछ सूखी लकड़ियाँ भी जमा कर लेती हूँ। बारिश में ठंड बहुत होगी, तो इन लकड़ियों को जलाकर मजे से अम्मा के साथ घर पर रहूंगी। इतने में वहाँ पर बानो आ जाती है। अरे, इस लड़की का चेहरा तो देखा देखा सा लग रहा है। इसको देखकर मुझे अपनी बच्चे की याद क्यों आ रही है, जिसको अमन ने नदी में फेंक दिया था। तुम कौन हो बेटी, और यहाँ इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इस विशाल जंगल में अकेले कैसे आने दे दिया? माता पिता? मेरे कोई माता पिता नहीं है। जब मेरा जन्म हुआ था तो उन्होंने मुझे यहाँ नदी के पास फेंक दिया था। तब से मैं अनाथ हूँ। क्या सच में? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम कितने वर्ष की हो और तुम इतने समय तक कहाँ रहती थी? मेरा नाम तारा है और मैं 20 वर्ष की हूँ। पर आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? मैं तो आपको नहीं जानती। मेरी बच्ची, मैं ही तुम्हारी सगी माँ हूँ। 20 वर्ष बीत गए हैं, पर आज भी मैं रोज इस नदी के पास तुझे ढूंढने आती हूँ मेरी बच्ची। तेरे पिता ने मुझे कह दिया था कि वो तुझे नदी में फेंक आए, पर मेरा दिल यही कहता था कि तू जीवित है। और देख, आज मैंने तुझे अपनी आंखों से देख लिया मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। और फिर बानो और तारा एक दूसरे को अब तक की सारी कथा सुना देते हैं, जिसको सुनकर तारा रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाती है। मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं इतने वर्षों तक आपको भी गलत समझती रही थी, पर मैं नहीं जानती थी मेरे साथ जो हुआ वो सब पिताजी और दादी के कारण हुआ। आप तो निर्दोष थी माँ। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, अब तो मुझे मिल गई है ना। देखना, अब सब ठीक हो जाएगा। चल मेरी बेटी, अब मेरे साथ चल। नहीं माँ, मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। अगर पिताजी ने मुझे जीवित देख लिया तो वो इस बार सच में मेरी हत्या कर देंगे। मैं आपसे कल फिर यहाँ नदी के पास मिलने आऊंगी माँ। हाँ, तू एकदम ठीक कह रही है तारा। मैं एक बार तुझे खो चुकी हूँ, पर अब फिर से तुझे नहीं खो सकती। चल, अब मैं जाती हूँ, पर कल तू बेटा यहाँ जरूर आना, भूलना मत। इसके बाद अगले दिन जब बानो ढेर सारा स्वादिष्ट सा खाना लेकर घर से निकली तो अमन भी छुपकर उसका पीछा करने लगा। मेरी बच्ची, ये देख, मैं तेरे लिए अपने हाथ का स्वादिष्ट खाना बना कर लेकर आई हूँ। 20 वर्ष बीत गए और आज तक मैंने तुझे कुछ भी अपने हाथ से नहीं खिलाया। अगर तेरे पिताजी ने उस दिन तुझे नदी के पास ना फेंका होता तो आज तू मेरे पास होती मेरी बच्ची। अरे वाह, खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है माँ। अभी खाकर देखती हूँ। वो दोनों ये सब बातें कर ही रही थी जब एक पेड़ के पीछे खड़ा अमन उनके सारी बातें सुन लेता है। तो इसका मतलब मेरी वो बेटी जिसको मैंने 20 वर्षों पहले नदी के पास छोड़ दिया था, वो अभी तक जीवित है। अरे, मैं तो समझा था कि उसको किसी जानवर ने खा लिया होगा, पर देखो तो सही, ये तो बड़ी होकर कितनी सुंदर हो गई है। अब मैं इसको मारूंगा नहीं, बल्कि सेठ को महंगे दामों में बेच दूंगा। और फिर अमन उन दोनों के पास आकर कहता है, वाह भाई वाह, बानो, तू तो मुझे कह रही थी कि पड़ोस में खाना देने जा रही है, पर यहाँ तो माँ बेटी का मिलन हो रहा है। आप यहाँ कैसे आ गए जी? देखिए, ये मेरी बेटी नहीं है। तारा बस मुझे अपनी बेटी जैसी लगी तो इसके साथ बैठकर कुछ समय बातें कर रही थी। आप इसको कुछ मत कहना जी, इसे कुछ मत कहिएगा। बकवास बंद कर
मुझे क्या मूर्ख समझ रखा है तूने? मैं तुम दोनों की सारी बातें सुन चुका हूँ। मुझे अच्छे से पता है तारा मेरी वही बेटी है जिसको 20 वर्ष पहले मैं इस नदी के पास फेंक कर गया था। पर अब मैं उसको यहाँ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि सेठ को महंगे दामों में बेच दूंगा। आपसे विनती करती हूँ, मेरी तारा के साथ इतना बड़ा अन्याय मत करें। देखिए ये कितनी भोली है। आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा मत करें जी। जी पिताजी, मुझे नहीं जाना कहीं भी। मैं आज इस लड़की को लेकर ही जाऊंगा। इसको बेचकर सेठ से 50,000 रुपए का इनाम लूंगा। मैं आपको एक बार फिर अपनी तारा के साथ ये अन्याय नहीं करने दूंगी। इसके लिए सबसे पहले आपको मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अच्छा तो ऐसा है, फिर ऐसा करता हूँ, सबसे पहले तुझे रास्ते से हटा देता हूँ। इतना कहते ही अमन अपनी पत्नी बानो के पेट में चाकू घुसा देता है, जिसके कारण बानो की मृत्यु हो जाती है। माँ, ये क्या कर दिया है आपने पिताजी? आप मेरे पिताजी नहीं हैं, आप एक कातिल हैं आप। मेरी माँ की हत्या कर डाली आपने। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मेरी माँ को मार डाला। माँ, अब तेरे पास मेरे साथ जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए चुपचाप चल, वरना तेरी भी ऐसी ही हत्या कर दूंगा। चल अब चल। इसके बाद अमन जबरदस्ती तारा को अपने साथ लेकर सेठ की हवेली चला जाता है। वाह वाह अमन, तूने तो कमाल कर दिया। अब से तेरी पुत्री तारा मेरी हवेली की नौकरानी है। तेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं होगा, समझा तू? जी सेठ जी, आप यूं समझेंगे मेरी पुत्री का देहांत हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। अमन वहाँ से गया तो सेठ तारा को दूसरे नौकरों के पास ले गया। आज से तारा भी इस हवेली की नौकरानी है। ये तुम लोगों के साथ काम करेगी और तुम लोग इसको अच्छे से सभी काम सिखा देना। अगर इसने भागने की कोशिश भी की तो टांगे तोड़ देना इस छोकरी की, समझे? जी सेठ जी, आप चिंता मत करें। हम इस लड़की को काम सिखा देंगे जी। सेठ और बाकी नौकरों के वहाँ से जाते ही वो बूढ़ी नौकरानी चुपके से तारा के पास आई। रो मत तारा बेटी, मुझे पता है तेरे पिताजी ने तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, और तो और तेरी सगी माँ और अपनी पत्नी को भी मार दिया। इसीलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस दुष्ट सेठ की हवेली से भागने में मदद कर सकती हूँ बेटा। क्या सच में? पर कैसे? ये सेठ तो बहुत ही निर्दयी है। तुम ठीक कह रही हो बेटी, ये सेठ कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि बहुत ही शक्तिशाली इंसान है। इसके पास जादुई शक्तियों का वरदान है, जिसके कारण कोई भी इसको नहीं मार सकता। हम सब सालों से यहाँ इस हवेली में कैद हैं, परंतु इस सेठ को मारने के लिए एक रास्ता है, एक ऐसा रहस्य जो तुम्हें सुलझाना होगा। कौन सा रहस्य और मुझे कहाँ जाना होगा? ये सब तो मैं नहीं जानती, पर इन सभी सवालों के उत्तर तुम्हें उस घने जंगल के बीचों बीच जाकर मिलेंगे। ठीक है, मैं जाऊंगी। मैं अपनी माँ को तो फिर से जीवित नहीं कर सकती, पर इस दुष्ट सेठ को जरूर मारूंगी, ताकि आप सबको इस कैद से निकाल सकूं। फिर जब सेठ को पता चला कि तारा हवेली से भाग गई है, तो वो गुस्से में बोला, मुझे पता है तारा अपने पिता के घर तो नहीं गई होगी, वो जरूर उस रानी गाय के पास गई होगी। इतना कहते ही वो हवेली से निकलता है। वहीं दूसरी ओर रानी तारा के प्रति चिंतित हो रही थी। पता नहीं ये तारा कहाँ चली गई। उसने तो कहा था घास लेकर लौट आएगी, पर अभी तक वो वापस नहीं आई। या अल्लाह, कहीं तारा किसी संकट में तो नहीं फंस गई। रानी अभी ये सब सोच ही रही थी कि सेठ वहाँ आ जाता है। रानी तारा कहाँ है? तुम कौन हो और मेरी तारा का क्यों पूछ रहे हो? तारा के पता अमन ने मुझसे 50,000 रुपए लेकर उसको बेच दिया है। अब वो मेरी नौकरानी है। अब जल्दी से बता कि तारा को कहाँ छुपाया है। क्या तारा का पिता कहाँ से आ गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तारा के माता पिता ने तो उसको नदी के किनारे फेंक दिया था, फिर वो वापस कहाँ से आ गए? सेठ ये सब सुनकर सारी कथा रानी को बताता है। अब जब तक तारा नहीं मिल जाती तुम मेरे साथ चल।
अब से तू भी मेरी कैद में रहेगी। दूसरी ओर तारा उस जंगल के बीचों बीच आ जाती है, जो एक रहस्यमय जगह थी। जो ही वो इस रहस्यमय जंगल में पैर रखती है, वहाँ पर तेज हवा का तूफान आ जाता है, जिसके कारण सभी पेड़ उड़ने लगते हैं। अरे ये सब क्या है? अभी तक तो सब ठीक था, फिर अचानक से ये इतनी तेज हवा का तूफान कहाँ से आ गया? एक काम करती हूँ, उस गुफा में छुप जाती हूँ। मगर वो हवा अचानक से अपने आप ही रुक जाती है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, वो हवा का तूफान अचानक से बंद हो गया। हाँ, अब मुझे आगे चलना होगा। मगर वो जैसे ही आगे चलने लगती है, सामने से दो बड़े खौफनाक शेर आ जाते हैं। ये तो बहुत ही बड़े शेर हैं और मेरी ओर ही भागते हुए आ रहे हैं। पर नहीं, मुझे इस समय डर से काम नहीं लेना। अगर मैं डर गई तो ये शेर मुझे खा जाएंगे। मुझे इनका सामना बहादुरी से करना होगा। जैसे ही तारा ये बोलती है, वो दोनों खौफनाक शेर वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तूफान और वो शेर बस एक छलावा थे। हाँ, पर अब मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी, बल्कि उस सेठ और अपने पिताजी को सबक जरूर सिखाऊंगी। इन दोनों के कारण आज मेरी माँ जीवित नहीं है। इतने में ही उस गुफा से आवाज आने लगी। अच्छा, तो तुम किसी को सबक सिखाने यहाँ आई हो? जी, मैं सेठ और अपने पिताजी को सबक सिखाना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी माँ की मृत्यु कर डाली। पर ये सब इतना आसान नहीं है। पहले मुझे इस जंगल का रहस्य सुलझाना होगा। ठीक है, तुम ये रहस्य सुलझा लोगी और उन दुष्ट लोगों को सबक भी सिखाओगी। पर इस सब के लिए सबसे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली सुलझानी होगी और इसका सही उत्तर देना होगा। ठीक है, मैं आपकी पहेली सुलझाने के लिए तैयार हूँ। तो सुनो, मैं सबके पास हूँ, मगर कोई मुझे देख नहीं सकता। मैं निकल जाऊँ तो इंसान खत्म और बचा रहूँ तो इंसान जिंदा। बताओ मैं कौन हूँ? इसका उत्तर सीधा और बिल्कुल आसान है, यानी आत्मा। अगर इंसान के शरीर में हो तो वो जीवित रहता है, और अगर आत्मा निकल जाए तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। मेरी इतनी कठिन पहेली का बिल्कुल सही उत्तर तुमने दिया है, परंतु मैं तुम्हें इस पहेली के बदले में सिर्फ एक चीज दे सकता हूँ। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि मैं तुम्हें इस रहस्यमय जंगल की जादुई लकड़ियाँ दे सकता हूँ। इन लकड़ियों को जब तुम उसी जगह पर जाकर जलाओगी जहाँ तुम्हारी माँ की हत्या हुई थी, तो तुम्हारी माँ फिर से जीवित हो जाएगी। पर अगर तुम्हें उस सेठ और अपने पिताजी को सबक सिखाना है, तो तुम्हें इन लकड़ियों की आग से उन दोनों को जला देना होगा। फिर इस तरह तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा, पर तुम्हारी माँ जीवित नहीं हो पाएगी। मैं अपनी माँ का जीवन चुनूंगी, क्योंकि 20 वर्षों बाद मुझे मेरी सगी माँ मिली थी, और वो भी मेरे पिताजी ने मुझसे छीन ली। तो ठीक है, इस पेड़ से कुछ लकड़ियाँ काट लो और अपने साथ ले जाकर उसी जगह पर जला देना। तुम्हारी माँ फिर से जीवित हो जाएगी। तारा ये सुनकर उस पेड़ से कुछ लकड़ियाँ काट कर उसी जगह ले गई जहाँ पर उसकी माँ की मृत्यु हुई थी। माँ, अब आप फिर से जीवित हो जाएंगी। जैसे ही तारा उन लकड़ियों पर आग लगाती है, उसकी माँ जीवित हो जाती है। जब तारा अपनी माँ बानो को सही सलामत देखती है, तो उसे गले लगाकर खूब रोती है। मुझे माफ कर दो माँ, मेरे कारण पिताजी ने आपके साथ ये सब कुछ किया। मुझे माफ कर दो मेरी माँ। नहीं तारा, तुम्हारे कारण कुछ नहीं हुआ मेरी बच्ची। देखो, अगर आज मैं जीवित हूँ तो ये सब भी तो तुम्हारी मेहनत के ही तो कारण है। अभी वो दोनों आपस में गले मिलकर ये बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ सेठ अमन रानी गाय को लेकर आता है और ग्रोथ में कहता है, तारा, तूने मेरे साथ छल किया और मेरी हवेली से भाग गई और अपनी माँ को भी फिर से जीवित कर लिया। पर मेरे पास भी तेरी रानी माँ कैद है। अब चल मेरे साथ, वरना मैं तेरी रानी माँ को मार दूंगा। तारा, तू अपनी माँ को लेकर यहाँ से भाग जा बेटी, यहाँ से भाग जा। नहीं रानी माँ, सेठ जी
आप इन्हें छोड़ दें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें छोड़ दें। ओह, अब तो हाथ जोड़ रही है। अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे भी मारकर ये किस्सा ही खत्म कर दूंगा। जैसे ही सेठ तारा को चाकू से मारने लगता है तो रानी गाय बीच में आकर तारा को धक्का दे देती है और खुद उस सेठ के आगे आ जाती है, जिसके कारण वो चाकू रानी की गर्दन पर लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये देखकर तारा तुरंत उन जली हुई लकड़ियों से एक लकड़ी उठाकर सेठ और अपने पिता को आग लगा देती है, जिसके कारण वो दोनों जलकर राख हो जाते हैं। आज मैं एक बार फिर से अनाथ हो गई। मेरी रानी माँ मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। रानी माँ, रो मत मेरी बेटी। अगर अल्लाह ने एक माँ तेरे से ले ली है तो तुझे तेरी सगी माँ भी तो वापस लौटा दी। अब हम दोनों एक साथ रहेंगे। चल मेरी बच्ची, मेरे साथ चल। तारा अपनी माँ बानो के साथ उसकी झोपड़ी में आ जाती है, जहाँ वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।